गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे और मैं विश करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी ही रहें। तो गाइस, आज की जो वीडियो मैंने जो बनाई है ये मेरा प्रीवियस टॉपिक का कंटिन्यूएशन पार्ट है। यानी कि जो मैंने प्रीवियस टॉपिक जो मैंने लिया था वो ओबीजी यानी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी में लिया था, और जो मेरे टॉपिक का नाम था वो ऑब्स्टेटिक ड्रग था। उसको मैंने पार्ट में डिवाइड किया होगा। तो मैं आज आपको बता दूँ कि मैं सेकेंड पार्ट यानी ऑक्सीटोसिन को डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपके कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर वो सजेशन दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बात करते हैं आज की टॉपिक। जो मेरा आज का टॉपिक है वो मैंने ओबीजी यानी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से लिया है। टॉपिक का जो मेन जो हेडिंग है वो है ऑब्स्टेटिक ड्रग, और ऑब्स्टेटिक ड्रग में भी मैं पार्ट 2 यानी कि जो सेकंड नंबर के ड्रग्स आती है जो मैंने डिवाइड किया था वो ऑक्सीटोसिन था, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो गाइस, ऑक्सीटोसिन जैसे कि सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स क्वेश्चन से के लिए ये मेनली पूछा जाता है हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में। तो बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन क्या होता है, हमारा एक नेचुरल हार्मोन है, ठीक। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेचुरल हार्मोन, मैंने इसको क्यों कहा नेचुरल हार्मोन, इसलिए कहा है इसको क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में खुद क्या होता है, हमारा सिक्रीट होता है। इसको हमें बाहर से इंजेक्ट करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। नेचुरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। दैट्स वाई मैंने इसको क्या कहा है कि ऑक्सीटोसिन इज अ नेचुरल हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब ये नेचुरल हार्मोन है तो ये कहाँ से सिक्रीट होता है और हमारे बॉडी में किस पार्ट में ये स्टोरेज होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है, नेचुरल हार्मोन ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में कौन से पार्ट से सिक्रीट होता है और कहाँ जाकर के ये स्टोरेज होता है, ठीक है। तो सिक्रीट होता है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, और जो ये स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक। अब क्या होता है कि जब ये हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा और जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के ये क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। तो वहाँ पर जैसे जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, वैसे वैसे ये वहाँ से सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है तो हमें इसको ड्रग्स के रूप में लेने की नीड क्यों होती है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ। देखो, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ऑब्स्टेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ऑब्स्टेटिक ड्रग यानी कि मैंने बताया था कंसेप्शन से लेकर जो प्रेगनेंसी तक का जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको ही हम ऑब्स्टेटिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो राइट क्या होता है कि जिस टाइम पे डिलीवरी के टाइम होता है, जिस टाइम पे या फिर लेबर का टाइम होता है, हम कह सकते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडी में उस लेबर प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या प्रेगनेंसी को बेटर रूप से चलाने के लिए ऑक्सीटोसिन की नीड होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, वो इनफ नहीं होता है हमारी बॉडी में फुलफिल करने के लिए ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम ड्रग्स के फॉर्म में ऑक्सीजन को एज अ सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग लेबर हमारे बॉडी में जो बनता है ऑक्सीटोसिन वो इनफ नहीं होता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यूएशन लेने के लिए, लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को ड्रग के फॉर्म में, एक सप्लीमेंट्री ड्रग्स के फॉर्म में लेते हैं, ताकि जो कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी है उसको हम अचीव कर सकें और कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में ना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है उसकी सिंथेटिक प्रिपरेशन क्या है, यानी कि ऑक्सीटोसिन कौन कौन से सॉल्ट के रूप में हमें मिलता है, किस किस फॉर्म में ये हम लोगों को मिल सकता है। तो मेनली 3 फॉर्म में हमें ऑक्सीटोसिन प्राप्त होता है। सबसे पहला है सेंटोसिनिन, ठीक है। सेकंड है पेंटोसिन, और थर्ड है इसमें सिंटोमेट्रिन, ठीक है। जो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन का फर्स्ट जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है उसके अंदर मैंने बोला है कि सेंटोसिनिन आता है। तो सेंटोसिनिन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो सेंटोसिनिन जो ड्रग होती है वो मेनली इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये ड्रग्स फॉर्म इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है तो इसको हम कौन से रूट से देंगे, आईवी या आईएम, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट में से हम सेंटोसिनिन इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ये सेंटोसिनिन इंजेक्शन है जो सिंटोसिनिन है इसका जो डोज है वो 1 ml के एम्प्यूल में अवेलेबल होता है, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा सिंटोसिनिन क्या होता है, हमारा एक इंजेक्शन फॉर्म में प्रेजेंट अवेलेबल रहता है मार्केट में। जो इसका इंजेक्शन है वो 1 ml के एम्प्यूल में अवेलेबल रहता है, और इसको हम लोग आईवी और आईएम रूट से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सिंथेटिक
फॉर्म है हमारे ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, सेकंड जो सिंथेटिक फॉर्म है ऑक्सीटोसिन का वो है आपका पिटोसिन। ठीक है, तो पिटोसिन क्या होता है, ये भी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। जो इसकी इंजेक्शन है वो 1 ml के एम्प्यूल में रहता है और ऑब्वियस बात है इसको भी हम IM और IV रूट से इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो थर्ड जो सिंथेटिक प्रिपरेशन था ऑक्सीटोसिन का उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सेंटोमेट्रिन ड्रग। तो सेंटोमेट्रिन ड्रग्स में को हम के अंदर भी हम 2 टाइप्स के ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं। जो फर्स्ट है इसमें सेंटो है और सेकंड है इसमें एल्बोमेट्रिन। ठीक है, तो जो सेंटो है इसमें 50% ऑक्सीटोसिन का अमाउंट होता है और जो नेक्स्ट एल्बोमेट्रिन है इसमें 50% का ऑक्सीटोसिन का जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका रूट सेम रहता है IM यानी IV। और ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीटोसिन के बारे में कि जो ऑक्सीटोसिन है वो उसके जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन को हम किन किन केसेस में देते हैं, किन किन केसेस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ऑक्सीटोसिन ड्रग को। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर भी सब पॉइंट आएंगे, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम किस किस टाइम पे ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें फॉर द इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन को इंड्यूस करवाना है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन देते हैं। सेकेंड है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर और थर्ड है इसमें फॉर द एक्सपल्सन ऑफ हेरेडिटी फॉर्म ऑफ मोल। ठीक है, जो हेरेडिटी फॉर्म ऑफ मोल है इसमें क्या होता है, हमारे यूट्रस में मास लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बनने लग जाता है। ठीक है, तो इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर 3 सब हेडिंग है। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन में फर्स्ट जो इंडिकेशन है वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर फर्दर थ्री चीज़ों में 3 कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन को देते हैं। इसमें फर्स्ट केस है कि अबॉर्शन को इंड्यूस करवाने के लिए, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन देंगे। सेकेंड है इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर और थर्ड है इसमें एक्सपल्सन ऑफ हेरेडिटी फॉर्म ऑफ मोल। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो इसमें आता है हमारा ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, तो ड्यूरिंग लेबर में हम किस किस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें जैसे ऊपर सब मैंने हेडिंग में डिवाइड किया था वैसे ही सब इसमें पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द लेबर। ठीक है, वही लेबर को कंडक्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन देते हैं। सेकेंड चीज़ है इसमें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ PPH, यानी कि जो PPH पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है उसके थर्ड स्टेज को का मैनेजमेंट के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन देते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि फर्स्ट जो इंडिकेशन था ऑक्सीटोसिन का वो था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें भी मैंने हेडिंग बताए थे। थर्ड था इसमें ड्यूरिंग लेबर और अब इसमें आएगा थर्ड है इसमें ड्यूरिंग प्यूपेरियम। तो प्यूपेरियम पीरियड किसको बोलते हैं ये आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके आगे इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्यूपेरियम में हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर टू कंट्रोल द यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, यूट्रस से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन को देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किस किस केस में हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। ठीक है, इंडिकेशन बनना होता है कि किस केस में हम लोग ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं और इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस केस में हम लोग ऑक्सीटोसिन को नहीं देंगे। तो फर्स्ट इसमें है ग्रांड मल्टी पैरा। ठीक है, ग्रांड भी है और मल्टी और पैराइटी। ठीक है, यानी कि जब किसी वीमेन ने 2 से अधिक टाइम बेबी को बर्थ दे दिया है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ है इसमें कॉन्ट्रैक्टिव पेल्विस, अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टिव है तो उस केस में हम लोग ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ है इसमें माल प्रेजेंटेशन, अगर बेबी के देखो प्रेजेंटेशन मतलब सेफेलिक ब्रीच प्रेजेंटेशन आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, उसमें माल प्रेजेंटेशन मतलब जैसे शोल्डर प्रेजेंटेशन है या फिर कोई और भी बॉडी पार्ट बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन को नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट डिजीज़ अगर मदर को है तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। नेक्स्ट अगर फीटल डिस्ट्रेस के कंडीशन में है तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। और नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ CS, यानी कि अगर मदर में अगर CS की कंडीशन है यानी प्रीवियस उसका ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीटोसिन के बाद अगर कोई जैसा हम लोगों ने ज़्यादा डोज ऑक्सीटोसिन की दे दी तो उसके बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताएं आ सकती हैं। तो फर्स्ट है इसमें कि हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, जो स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उसकी रेट। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि यूट्राइन वॉल रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड चीज़ है फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में हो सकती है। नेक्स्ट है फीटल डेथ हो सकती है इसमें, हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है इसमें और
हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन भी अराइज हो सकती है अगर ऑक्सीटोसिन का डोज या अमाउंट हम नीडेड से ज़्यादा दे देते हैं मदर को। ठीक है, अब बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन को किस रूट से देते हैं और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें अपने माइंड में रखना चाहिए वो ये पॉइंट है कि हम कभी भी ऑक्सीटोसिन को डायरेक्टली नहीं देते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमें पेन होता है तो हम डाइक्लोफेनिक का एम्प्यूल लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं और इंजेक्शन पेशेंट को लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन में क्या होता है कि हम इसे डायरेक्टली नहीं दे सकते, हम इनको कैसे देंगे सबसे पहले। ठीक है, या तो हम RL यानी रिंगल रेक्टोस्टिक में हम लोग इसको देंगे या फिर NS में देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें कैसे कैसे हमें ऑक्सीटोसिन को देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो RL और NS होता है वो 500 ml में प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, 500 ml को RL को ले लेना है और उसमें 1 यूनिट क्या करना है, हमें ऑक्सीटोसिन को डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से उसको IV रूट के थ्रू पेशेंट को दे देना है, यानी जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको लगा देना है या उसे ट्रांसफ्यूज कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम 20 मिनट बाद ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है तो हमें वो 15 ड्रॉप, क्योंकि हमको उसको बढ़ा करके कितना कर देंगे, 30 ड्रॉप पर मिनट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 20 मिनट ऑब्जर्व करेंगे और अगर फिर भी हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है तो उसके बाद हम उस 30 ड्रॉप पर मिनट को बढ़ा करके 60 ड्रॉप पर मिनट को आगे मतलब कंटिन्यूएशन में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद अगर हमें लग रहा है कि चलो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम मदर को नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा से 500 ml उसको ख़त्म होने के बाद 500 ml RL की बोतल लेंगे। ठीक है, उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन को डाल देंगे और उसके बाद सेम वही प्रोसेस 20 मिनट ऑब्जर्व करेंगे 15 मिनट की देर से, फिर ऐसे करके हम बढ़ाते जाएंगे फ्लोमीटर में जो ड्रॉप है उसकी रेट को। राइट, तो आई होप कि आपको ऑक्सीटोसिन समझ में आया होगा कि ऑक्सीटोसिन क्या है, इसके सिंथेटिक प्रिपरेशन क्या है, इसकी डोज कितनी देनी है और हम कैसे कैसे ऑक्सीटोसिन को दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक, तो अब बात करते हैं एरेगो डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एरेगो डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा स्टॉप करता है यूट्राइन ब्लीडिंग को। ठीक है, यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि हम अब यहाँ से हमें समझना होगा कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन था वो हमें डिलीवरी से पहले पेशेंट को देना था। ठीक है, मगर जो ये एरोगो डेरिवेटिव्स है उसको हम डिलीवरी के बाद, यानी कि जब एक्सपल्सन ऑफ बेबी हो जाएगा, बेबी बाहर निकल जाएगा मदर के वोम से, तो उसके बाद जो यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही होगी उसको स्टॉप करने के लिए हम जिस मेडिसिन को देंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एरेगो डेरिवेटिव्स मेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सिंथेटिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो एरेगो डेरिवेटिव्स है उसको हम लोग टू टाइप की ड्रग्स हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, यानी कि इसकी सिंथेटिक प्रिपरेशन 2 टाइप से होती है। फर्स्ट है इसमें एरेगोमेट्रिन और सेकंड है इसमें मिथार्जिन। ठीक है, तो बात करते हैं एरेगोमेट्रिन और मिथार्जिन क्या क्या होती है। ठीक है, तो जो एरेगोमेट्रिन है वो हमारे टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, देन इसका जो टैबलेट फॉर्म में जो इसकी डोज होगी वो 0.5 mg टू 1 mg के टैबलेट जो इसकी डोज होगी वो होती है, मतलब के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन फॉर्म में ये कैसे हमें मिल सकता है, 0.2 mg और 2 से लेकर 0.5 mg का एम्प्यूल हमें इंजेक्शन फॉर्म में इसका मिल सकता है। ठीक है, रूट ऑब्वियस बात है, टैबलेट फॉर्म में है तो ओरल रूट से देंगे और इंजेक्शन फॉर्म में है तो पेरेंटल रूट से, यानी कि IV और IM हम लोग इसको देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मिथार्जिन। ठीक है, तो मिथार्जिन भी क्या होता है, टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है मार्केट में। टैबलेट फॉर्म में इसकी जो डोज होती है वो 0.5 टू 1 mg, सेम लाइक दैट जो हमारा एरोगोमेट्रिन है उसकी जैसी डोज होती है। अब इंजेक्शन फॉर्म में इसकी जो डोज होती है 0.2 एम्प्यूल का इसका इंजेक्शन आता है। ठीक है, इसका सेम रूट होता है जो हमारा एरोगोमेट्रिन का, यानी कि IV IM और दूसरा क्या है, ओरल रूट। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेशन, क्यों हम लोग एरेगोमेट्रिन देते हैं, तो मैं इसको पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉर द प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के बाद यूट्राइन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम एरेगोमेट्रिन ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है इसमें फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर द अबॉर्शन, लेबर और एक्सपल्सन ऑफ हेरिडिटी फॉर्म ऑफ मोल, यानी कि अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है उसके बाद अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, लेबर प्रोसेस का कंप्लीट होने के बाद अगर यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, और अगर हेरिडिटी फॉर्म ऑफ मोल है उसको ऑपरेट किया गया है उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरोगोमेट्रिन ड्रग्स को देते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि जो एरोगोमेट्रिक ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन केस में इसमें है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ड्यूरिंग ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मदर की
ट्विन प्रेगनेंसी है यानी 2 बेबी हैं तो उस कंडीशन में हम एर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि जैसे एक बेबी का एक्सपल्सन हो गया तो तुरंत आप एर्गोमेट्रिन सोच रहे हो कि ब्लीडिंग रुक जाए, दे देना चाहिए, तो ये गलत वे है, इसे नहीं देना चाहिए जब तक कि दूसरे बेबी का भी एक्सपल्सन ना हो जाए। सेकेंड चीज़ है कि प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया के केस में भी हम लोग एर्गो डेरिवेटिव्स नहीं देते हैं। थर्ड है अगर मदर को हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी हम एर्गो डेरिवेटिव्स नहीं देंगे। फोर्थ है अगर फीमेल आरएस नेगेटिव है तो उस कंडीशन में भी हम लोग एर्गो डेरिवेटिव्स नहीं देते हैं। और नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ एंटीरियर शोल्डर, अगर बेबी का एंटीरियर शोल्डर यानी शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो उस केस में भी हम लोग एर्गो डेरिवेटिव्स नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर एर्गो डेरिवेटिव्स दिया है तो उसके बाद कौन कौन सी परेशानियां हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मदर को MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ है हाइपरटेंशन, मदर का जो BP है वो इंक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लैक्टेशन, ठीक है। अगर उसे जो मिल्क सिक्रीशन है या फिर लैक्टेशन जो प्रोसेस होती है उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी एर्गो डेरिवेटिव्स अगर हम लोग प्रॉपर डोज या नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो लास्ट ड्रग जो ऑक्सीटोसिन के अंदर आता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, हमारा एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल में यूज़ होने वाला एक ड्रग है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल में यूज़ होने वाला ड्रग इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सही रेट में ये मिल जाता है जिसके कारण हर कोई लोग इसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, और क्या होता है ये हमारे इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिकेशन होती है, इसलिए क्योंकि ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इसकी कम होती है इसलिए हर कोई इसको परचेज कर लेता है। सेकंड चीज़ क्या होती है ये सारे फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में भी होगा, ये टैबलेट फॉर्म में भी होगा और जेल फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म आप बोल सकते हैं उस फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन है, हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर, एज यूजुअल जो मैं बता चुकी हूँ कि इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ किया जाता है। सेकंड चीज़ है इसमें राइपिंग ऑफ सर्विक्स, अगर सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम्स है उसको राइपिंग उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ करते हैं। सेकंड है इसमें एक्सपल्सन ऑफ हेरेडिटी फॉर्म ऑफ मोल, हेरेडिटी फॉर्म ऑफ मोल के एक्सपल्सन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट ऑफ PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि किस केस में हम लोग इसको नहीं देंगे, तो फर्स्ट है इसमें अगर कोई मदर को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है इस चीज़ से, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे इसको, ठीक है। सेकेंड चीज़ है पर्सन ऑफ क्या नाम प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन स्कार, ठीक है। अगर यूट्रस में स्कार लाइक कोई फॉर्मेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में मदर को नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है, फीवर विद हेडेक हो सकता है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है ब्रोंकियोस्पाज्म की कंडीशन मदर में अराइज हो सकती है। अब बात करते हैं सिंथेटिक प्रिपरेशन, तो जो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी हम इसके अंदर भी हम 3 ड्रग को सिंथेटिक प्रिपरेशन में लेते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मीजोप्रेस्टोल बोलते हैं, और सेकंड है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइनोप्रेस्टोल बोलते हैं, और थर्ड है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मीजोप्रेस्टोल के बारे में, तो जो मीजोप्रेस्टोल जिसको मैंने क्या बोला है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 बोला है, तो नॉर्मली क्या होता है इसका जो रूट होता है वो ओरल, वजाइनल और रेक्टल रूट के थ्रू हम लोग देते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ क्या होता है राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स के राइपनिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको हमने डाइनाप्रेस्टोल बोला है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसका यूज़ भी सेम लाइक दैट होता है कि ये क्या करता है हमारे सर्विक्स की राइपनिंग करता है। इसका जो रूट होता है सेम यूजुअल ओरल, वजाइनल इस रूप में होता है, और ये हमारे इंजेक्शन टैबलेट फॉर्म में होता है, इंजेक्शन फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म में होता है, वजाइनल सपोजिटरी के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन का थर्ड सिंथेटिक प्रिपरेशन था उसमें क्या आता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा,
ठीक है। तो इसमें का जो यूज़ है सेम है कि ये क्या करता है, हमारे राइपनिंग ऑफ सर्विक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये फॉर्म किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वजाइनल सपोजिटरी और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ऑक्सीटोसिन समझ में आया होगा, इसकी सिंथेटिक प्रिपरेशन समझ में आया होगा, ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है और कहाँ स्टोरेज होता है, ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकूँ अगर आपको समझ में नहीं आया है। अगर आपको तब भी समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।